हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका कृषि वाला चैप्टर आगे। रिंजा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, पहले तो हमने कृषि क्या होती है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि और उसकी टाइप्स पढ़ी थी। अब हम पढ़ रहे हैं रिंजा की जो फैमिली है वो भी प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती करते हैं। असम के डिफू के असम रिंजा कहाँ रहती है? असम में। डिफू कोई जगह होगी असम में, असम राज्य है। असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्य द्वारा भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काट कर जलाकर, मतलब उसकी परिवार के मेंबर क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे उगे होते भूमि के टुकड़े पर जो पेड़ पौधे जिनकी वनस्पति उगी हुई होती है उसको काट कर जलाकर, जो मतलब वो कृषि कर खेती करते होंगे तो उनके पौधों को हम वनस्पति कहते हैं। तो उनको काट कर जलाकर साफ करते थे। जब उसके फैमिली के मेंबर फसल उगाकर अनाज निकाल कर उसके बाद उन पौधों को काट कर जलाते थे तो रिंजा को अच्छा लगता था, वो अनुभव करती थी। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती थी। उनका फैमिली क्या करती थी, उनकी फैमिली परिवार क्या करता था, जो बांस होती है बड़े बड़े बांस की, जिनके अंदर वो लकड़ी जिसके अंदर सुराख होता है उसको बांस कहते हैं। जो बांस के नाले होते हैं उसमें बांस के जो बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनमें सुराख होता है, उन बांस के टुकड़ों में वो बांस का नाला ही होता है, वो डंडा सा होता है, उसमें सुराख होता है बांस का। तो बांस के नाले द्वारा उनकी फैमिली कहाँ से पानी लाती थी? झरने से पानी भरकर लाकर अपने खेतों की सिंचाई करती थी डिम्पा। मतलब जब वो उसकी फैमिली के मेंबर खेतों को सींचने के लिए बांस के नाले में पानी भरकर लाते थे झरने से खेतों को सींचने के लिए, तो रिंजा भी उनके साथ उनकी मदद करती थी। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो वहाँ रहना चाहती है। मतलब जिस जगह पर असम के डिफू क्षेत्र में के एक गांव में जहाँ वो रह रही है उसको उसके साथ लगाव हो गया और वो तब तक वहाँ रहना चाहती है जितनी देर वो रह सकती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन रिंजा को नहीं पता कि जब किसी भूमि के टुकड़े पर एक बार खेती कर ली जाती है तो जो उसकी उर्वरता यानी कि उसकी उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। रिंजा तो जिस जगह रह रही थी वो वहीं रहना चाहती, लेकिन उसको नहीं पता था कि एक बार फसल बो देने से किसी भूमि की जो उर्वरता या उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण रिंजा के परिवार को अगले साल कहीं दूसरे भूमि के टुकड़े की तलाश में जाना होगा। तो ये वही करती है, कर्तन और दहन खेती करती है ये रिंजा। क्या आप बता सकते हैं कि रिंजा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है? तो रिंजा का परिवार कौन सी खेती जो पीछे हमने करा, प्रारंभिक जीवन निर्वाह दहन कर्तन दहन, इसका फैमिली कौन सी वो कर रहे हैं? कर्तन दहन खेती कर रही है इसकी फैमिली, रिंजा की फैमिली कर्तन दहन, जिनके अलग अलग नाम बताए गए हैं, कर्तन दहन कृषि करती है। कर्तन दहन कृषि, जहाँ उसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भी कह सकते हैं। गहन जीविका कृषि दूसरी टाइप, पहले हमने जीवन निर्वाह और उसके बहुत सारे नाम पढ़े। रिंजा की फैमिली भी प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती करती थी। गहन जीविका कृषि, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का मतलब ये वाली कृषि गहन जीविका कृषि होती है जो उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर
जनसंख्या ज़्यादा होती है, मतलब क्षेत्र कम होता है और जनसंख्या, ऐसे एरिए में ये गहन कृषि भूमि जीविका कृषि करी जाती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जिस भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जिस भूमि के टुकड़े पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग रहते हैं। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि के ऊपर उसकी कैपेसिटी से, भूमि की कैपेसिटी से ज़्यादा लोग रहते हैं। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का दबाव जिस भूमि के टुकड़े ऊपर ज़्यादा होता है वहाँ गहन जीविका कृषि करी जाती है। ये श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें जब एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जितने उस पर रहने चाहिए उससे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा लोग, ज़्यादा श्रम गहन खेती है ये, मतलब ज़्यादा लोग इसमें काम करके इस खेती को करते हैं। ज़्यादा छोटे से भूमि के टुकड़े पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग रहेंगे तो खेती करने में भी ज़्यादा लोग लगेंगे। तो इसलिए जो गहन जीविका कृषि एक तो उस भूमि के टुकड़े पर की जाती है जहाँ ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, उस टुकड़े से जितने रह सकते हैं उस टुकड़े पर उससे ज़्यादा रह रहते हैं। और जो श्रम गहन खेती है, गहन जीविका कृषि, जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा भूमि कम होने के कारण अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि खेती करने के लिए ज़्यादा मजदूर लगाए जाते हैं। श्रम गहन का मतलब गहन कृषि जीविका कृषि भूमि उन उस भूमि के टुकड़े पर की जाती है जिसके ऊपर जितने लोग उसके ऊपर रह सकते हैं उससे ज़्यादा रहते हैं। और ऐसी खेती में ज़्यादा मजदूर या ज़्यादा लोग मिलकर खेती करते हैं। और ज़्यादा उत्पादन, इस गहन जीविका कृषि में ज़्यादा उत्पादन हासिल करने के लिए ज़्यादा जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का इस्तेमाल किया, यानी कि ज़्यादा खेतों को सींचा जाता है, जैव रासायनिक निवेश वो डाले जाते हैं, जैव रासायनिक खादें डाली जाती हैं और ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं उसमें खेती करने के लिए। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाता है। भू स्वामित्व की विरासत में, जैसे कि किसी व्यक्ति का जो बेटा होता है, अगर एक व्यक्ति के दो बेटे हैं तो उसकी भूमि के दो टुकड़े हो जाएंगे। आगे फिर उन बच्चों के भी दो दो बच्चे हुए, तो पहले वो भूमि का टुकड़ा एक व्यक्ति के पास था, फिर दो के पास चला गया, फिर चार के पास जाके वो चार हिस्सों में बैठ गया, छोटे छोटे टुकड़ों में आ गया। तो भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभ, जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, जैसे दो है तो एक व्यक्ति की वो किस में बट गई, दो में बट गई। फिर इनके भी दो दो बेटे हैं तो वही भूमि अब चार में बट जानकर, तो भूमि का जो आकार है वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो भू स्वामित्व में विरासत के कारण क्या होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भूमि के टुकड़े का आकार, जोतों का आकार मतलब भूमि के टुकड़े का आकार होता है वो छोटा होता जाता है। जितना भूमि का टुकड़ा छोटा होगा, खेत उस टुकड़े पर खेती करने से ज़्यादा लाभ नहीं होता। और किसान वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जमीन का टुकड़ा छोटा हो जाता है तो जितना जमीन का टुकड़ा छोटा होता है उस पर खेती करना उतना लाभ नहीं देता जितना देना चाहिए। और फिर किसान क्या करता है, छोटे से भूमि के टुकड़े से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए, अधिकतम पैदावार लेने के लिए वो किसान क्या करता है, वैकल्पिक रोजगार ना होने के कारण सीमित भूमि से, मतलब किसान क्या होता है, किसान को जब काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, तो वो क्या करता है, फिर जो उसका छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है, जो सीमित भूमि होती है, उसी के ऊपर अधिक पैदावार करने की कोशिश करता है। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। ये आपको समझ आ गई होगी। गहन कृषि खेती में क्या होता है, गहन कृषि खेती इस भूमि के टुकड़े पर की जाती है जिसके ऊपर
उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये श्रम गहन खेती भी कहलाती है, गहन जीविका कृषि। इसमें ज़्यादा एक छोटे से भूमि के टुकड़े से ज़्यादा फसल का उत्पादन करने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी से भूमि को सींचा जाता है। और जब भू स्वामित्व के विरासत का अधिकार है, जो ये भू स्वामित्व विरासत का अधिकार है, बाप से दो बेटों के बीच, फिर उनके बेटों के बीच बढ़ती बढ़ती जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भूमि का टुकड़ा होता है, जो जोतों का आकार होता है वो छोटा होता जाता है। जितना छोटा उसका भूमि का टुकड़ा होगा उस पर खेती करनी उतनी ही हानि, मतलब हानि नहीं, उस पर प्रॉफिट कम होगा। जितना भूमि का छोटा टुकड़ा होगा उस पर खेती करना उतना ही कम प्रॉफिटेबल होगा। किसान को जब जॉब नहीं मिलती तो फिर वो अपने छोटे से भूमि के टुकड़े पर ही ज़्यादा पैदावार पैदा करने के लिए ज़्यादा, मतलब वो लगाता, ज़्यादा लोगों को उसके उस भूमि के टुकड़े पर काम करवा के ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार उगाने की कोशिश करता है। इस तरीका कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होता है। ये याद कर लेना आप लोग। तो जब किसान को जॉब नहीं मिलती तो फिर वो अपनी सीमित भूमि के टुकड़े के ऊपर ही कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सके। और इस तरीके से कृषि भूमि पर ज़्यादा जनसंख्या का दबाव होता है। वाणिज्यिक तीसरी किस्म की खेती है वाणिज्यिक कृषि। तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। जो वाणिज्यिक कृषि होती है इसमें इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश, जो आजकल मॉडर्न वो है उस उन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार करने वाले बीज, जो वाणिज्यिक कृषि है उसमें ऐसे बीजों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ज़्यादा अनाज पैदा हो जाए, फसलें पैदा हो। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है, कीटनाशकों का भी छिड़काव करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। वाणिज्यिक कृषि में अच्छे बीज, अधिक पैदावार देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उगाई हुई फसल की पैदावार प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। कृषि कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। कृषि का मतलब, तो वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है वो वाली फसलें उगाना जिसको किसान बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो हर देश के अंदर जो कृषि का वाणिज्यीकरण है, वैसे तो पुराने समय में तो खाने पीने की चीज़ें ही ज़्यादा उगाई जाती थी, लेकिन आजकल ऐसी फसलें भी उगाई जाती हैं जो ओनली बेचने के लिए, बेचकर प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं। हर देश के अंदर कृषि का जो वाणिज्यीकरण का स्तर है वो अलग अलग है। किसी देश में ज़्यादा वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं और किसी में कम वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, परंतु उड़ीसा में ये जीविका फसल है। तो पंजाब के लोग चावल नहीं खाते। तो पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल कौन सी है? पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल चावल है, लेकिन उड़ीसा के लोग चावल खाते हैं, तो इसलिए ये उड़ीसा में चावल जीविका फसल है। वाणिज्यिक कृषि क्यों करी जाती है? कि उस फसल को उगा के बेचकर ज़्यादा कमाई करने के लिए। तो इसलिए किसान क्या करता है, अधिक पैदावार वाले बीज बोता है, ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके और कीटनाशकों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की कोशिश करता है, पैदावार प्राप्त करने की। और जो कृषि के वाणिज्यिकरण का स्तर अलग अलग देशों में अलग है। किसी किसी देश में ज़्यादा वाणिज्यिक कृषि की जाती है और किसी में कम। हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, जबकि उड़ीसा में ये जीविका फसल है। 3 हो गए इसकी किस्में। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, ये उदाहरण है वाणिज्यिक कृषि की। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही है। रोपण कृषि भी एक तरीके की वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि भी एक तरीके की वाणिज्यिक कृषि खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है।
ये रोपण कृषि क्या होती है? एक लंबे चौड़े खेत, ये रोपण कृषि वाणिज्य एक प्रकार की वाणिज्य खेती ही है। और इसमें खेत कैसा होता है? इसमें लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही तरीके की फसल बोई जाती है। रोपण कृषि का दूसरा नाम वाणिज्य खेती भी कहा जाता है। लंबे चौड़े क्षेत्र में एक तरीके की फसल, यानी कि बहुत बड़े खेत पर एक ही तरीके की फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच अंतरापृष्ठ है। जो रोपण कृषि है वो उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतरापृष्ठ है। इनके जो रोपण कृषि है वो उद्योगों के लिए कच्चा माल होती होगी, इसलिए रोपण कृषि उद्योगों और कृषि के बीच में अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि को वाणिज्य कृषि भी कहते हैं। जो लंबे चौड़े क्षेत्र में जब एक ही फसल उगाई जाती है तो वो रोपण कृषि कहलाती है। रोपण कृषि का जो पैदावार होती होगी वो उद्योगों के लिए कच्चा माल होती होगी, इसलिए रोपण कृषि उद्योगों और कृषि के बीच में एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ये तो ऊपर भी बता दिया, वही सेम है। रोपण कृषि लंबे चौड़े क्षेत्र में की जाती है, चाहे रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, एक ही तरीके की फसल उगा के, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। लेकिन जो रोपण कृषि होती है बहुत बड़े क्षेत्र में एक तरीके की फसल उगा के, और उस पर बहुत ज़्यादा पूंजी यानी कि औजार वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, और बहुत ज़्यादा मजदूर भी रोपण कृषि में लगाए जाते हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग के कच्चे माल के रूप में, ये मैंने ऊपर ही बता दिया, तभी ये उद्योग और कृषि में अंतरपृष्ठ है, क्योंकि रोपण कृषि द्वारा जो उगाई जाती है फसल वो उद्योगों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो रोपण फसलों के उदाहरण क्या है? चाय, कॉफी, रबड़ और गन्ना, केला, 5 फसलें होंगी। रोपण फसलें कौन सी हैं? रोपण मतलब हाथ से लगाई जाती है, इसमें मशीनरी का इस्तेमाल नहीं जाना, पौधों को रोपना। तो रोपण फसलें में चाय, कॉफ़ी, आप भी देखते हो चाय कॉफ़ी के पौधे कैसे होते हैं, तो वो तो पहाड़ी क्षेत्र असम वगैरह में होते हैं, तो वहाँ पे तो ट्रैक्टर वगैरह चला के नहीं होता, वहाँ हाथ से बोया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़। चाय कॉफ़ी हमारी किचन की होगी, गन्ना, गन्ने से चीनी बन के गन्ना हो गया, और केला हमारा फल हो गया, रबड़ प्लास्टिक का भी हम बहुत कुछ वो करते हैं। तो ये सारी रोपण, आपको भी पता चाय कॉफ़ी की ज़्यादा मात्रा हमें घर में नहीं चाहिए होती, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए लोग चाय कॉफ़ी चाय कॉफ़ी कितनी महंगी है, तो लोग इसलिए इसको उगाते हैं ताकि बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट वो करा जाए। गन्ने से चीनी मिलती है, गन्ने का कितने बंदा जूस पीलेगा, तो गन्ना भी इसलिए उगाया जाता है ताकि इसको बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट। गन्ना उनको गन्ने ज़्यादा लोग नहीं उगाते, इसलिए कई लोग इसको ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उगाकर चीनी मिलों को दे देते कच्चे माल के। केला भी हर कोई नहीं उगा सकता, तो ये वो फसलें हैं। रबड़ भी आपको पता, रबड़ घर में हम कितनी इस्तेमाल करेंगे, हम तो किसी इंडस्ट्री को देंगे, वो रबड़ की वस्तुएं बनाएगा। तो रोपण फसलों को वाणिज्यिक खेती भी कहा जाता है, जो रोपण कृषि को। और चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना ये वाणिज्यिक कृषि में आते हैं। ये लंबे चौड़े क्षेत्र, जब हम रबड़ उगाएंगे तो फिर बहुत बड़े खेत, रबड़ के लिए छोटे से क्षेत्र में तो मेहनत करेंगे नहीं, बहुत लंबे चौड़े खेत में ही रबड़ उगाएंगे। फिर रबड़ जैसी फसलों के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा, क्योंकि हाथ से बोई जाती है। मशीन से तो जल्दी बोई जा सके, लेकिन ये रोपण फसलें हाथ से ही बोई जाती है, इसलिए ज़्यादा मजदूरों को लगाया जाता है ये रोपण फसलों को उगाने के लिए। इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। असम में तो चाय होती तो असम में ही होगी असम, और उत्तरी बंगाल में रोपण फसलें क्या है? चाय। असम और उत्तरी बंगाल में रोपण फसल कौन सी? चाय। कर्नाटक में कॉफ़ी रोपण फसलें हैं, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। ये अब हमें भी, मैंने आपको ऊपर भी बोलता, रोपण कृषि को इसलिए भी चाहे, मतलब ये रोपण तो इसलिए कि ये हाथ से रोपी जाती है, ये पांचों, जहाँ इससे और भी होंगी, तो ये फसलें हाथ से रोपी जाती हैं। तो आपको इनके नामों से पता चलता है कि हमारे घर में चाय
ज़्यादा चाय की खपत नहीं होती, 10-20 किलो, 40 किलो चाय हम अपने घर के लिए रख लेंगे, इतनी तो इस्तेमाल भी नहीं होती। तो जो बाकी चाय होगी तो दूसरे महंगी भी बिकती है। तो ये रोपण फसलें लोग बेचने के लिए ही उगाते हैं, इसलिए इनको वाणिज्य खेती कहते हैं। रोपण इसलिए क्योंकि हाथ से रोपी जाती हैं। और फिर ये चीज़ें ज़्यादा इस घर में इस्तेमाल नहीं होती, तो ये फिर बेचने के लिए उगाई जाती है, इसलिए इनको वाणिज्य खेती भी कहा जाता है। और जो उद्योगों का कच्चा माल होती है, इसलिए कृषि और उद्योगों के बीच में ये अंतरापृष्ठ का काम करती है। और असम और उत्तरी बंगाल में चाय रोपण फसल है, और कर्नाटक में कॉफ़ी। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए इसके विकास में, मतलब ये बेचने के लिए फसल उगाई जाती है, तो इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित जो उद्योग, मतलब जो बेचने के लिए उगाई जाती है, इसलिए उसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित जो उद्योग होते हैं और बाजार होते हैं महत्वपूर्ण योगदान। इसलिए इसके विकास में, जिनके रोपण कृषि के विकास में, जो इस जब ये उग जाती है अच्छी तरह बेचने के लिए तैयार हो जाती है, तो इसको बाज़ारों में कौन लेके जाता है? गाड़ियाँ परिवहन लेके जाती है। संचार के साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण, क्योंकि जब ये बेचनी होती है तो हम टेलीफोन वगैरह पे का इस्तेमाल करके, या गूगल वगैरह पे सर्च करके उसके पहले अच्छी प्राइस पता करते हैं। फिर जब बेचने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, तो फिर गाड़ियाँ उनको मार्केट तक पहुंचाती हैं, और मार्केट ना हो तो फिर ये बिक ना पाए। तो इस रोपण कृषि के विकास में परिवहन और संचार के साधनों के इस्तेमाल से किसान को ये पता चलता है कि अच्छा रेट कहाँ मिल रहा है और कौन सी मार्केट में बेचना चाहिए। तो परिवहन और जो संचार साधन के संबंधित उद्योग होते हैं और जो बाजार होता है, वो रोपण कृषि के विकास में महत्वपूर्ण है। रोपण कृषि के विकास में परिवहन, फिर खेतों में उगने के बाद इसको बाजारों में ले जाना, और बाजार से ले जाने से पहले संचार के साधन किसान की हेल्प करते हैं कि उसका रेट कहाँ पे बढ़िया मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो पहले वो अपनी उगाता है रोपण फसल को, फिर उसके बाद उसका संचार के साधनों के माध्यम से रेट अच्छा पता करता है, फिर किस मार्केट में बेचनी है, तो उसके बाद परिवहन के साधन उसको उस मार्केट तक पहुंचा देते हैं। इस तरीके से रोपण कृषि के विकास में परिवहन और साधन संचार साधन से संबंधित जो उद्योग होते हैं और बाजार होते हैं, वो इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे।